गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सीएमए इंटर का ऑडिट पेपर नंबर 10, जिसके अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात है। तो ये जो आपका पेपर नंबर 10 है बच्चे, पेपर नंबर 10 जिसका नाम क्या है बच्चे, ग्रुप 2 के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, उसमें से हम स्टार्ट करेंगे बेटा ऑडिट, जिसकी वेटेज है 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का आपका अकाउंट आएगा और 50 मार्क्स का ऑडिट। आपने अकाउंट ग्रुप 1 में 100 मार्क्स का किया था, यहां पे अकाउंट के साथ, और अकाउंट भी कौन सा है, कॉर्पोरेट अकाउंट प्लस कंपनी ऑडिट। पेपर नंबर 10। ऑडिट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें बच्चे, जब भी आप ऑडिट पढ़े तो ऑडिट के अंदर यूनिट 6 आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, सीएमए का स्टडी मटेरियल उसके अकॉर्डिंग यूनिट 6, यूनिट 7 और यूनिट 8, ये तीनों यूनिट के अंदर ऑडिट का पार्ट है। अगर मैं पास्ट ईयर के एग्जाम से कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूं तो वहां से एक बात कंफर्म है बच्चे, वैसे तो बेटा पूरे ही यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम, यूनिट 6, 7, 8, फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूनिट 7 एंड 8 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा ही तीनों यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें पास्ट एग्जाम से, पास्ट ईयर एग्जाम से, तो यूनिट 7 एंड 8 से 30 मार्क्स से भी ज्यादा का एग्जाम में आता है, और यूनिट 6 से बेटा 15 to 20 मार्क्स। आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे बच्चे, ऑडिट के भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, अकाउंट्स के भी। तो आपको ये पेपर बेटा बहुत इजी है, क्योंकि इसमें आपको अकाउंट भी है और ऑडिट भी। जिन बच्चों को अकाउंट से डर लगता है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्या कराऊंगा, ऑडिट कराऊंगा, और मैं आपको यहां से श्योर करता हूं बेटा कि आप यहां से मिनिमम 30 मार्क्स तो मिनिमम मान के चले, और बाकी आप जितनी मेहनत करोगे तो आप यहां से 45 मार्क्स भी क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और आपका मॉड्यूल, हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, आपका 100% मॉड्यूल कवर करेंगे, 100% मॉड्यूल कवर। जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जानते हैं बेटा। एक और छोटी सी बात, आप फर्स्ट ग्रुप में आपने लॉ का पेपर दिया होगा या आप देने वाले हो, तो जो लॉ के पेपर में कंपनीज एक्ट था बच्चे, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, फर्स्ट ग्रुप में आपने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा होगा या आप पढ़ रहे हो। तो कंपनीज एक्ट 2013 की वेटेज थी 40 मार्क्स। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो बेटा और अभी आप लॉ भी पढ़ रहे हैं, तो मेरा आपसे सजेशन है बेटा, आप कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि कंपनीज एक्ट के बेसिस पे अगर आपका कंपनीज एक्ट स्ट्रांग है तो आपको इसका बेनिफिट कहां पे मिलेगा, कंपनी ऑडिट में। तो अगर आप चाहते हैं आपका कंपनी ऑडिट के कंसेप्ट बहुत अच्छे हो बच्चे, तो आपका कंपनीज एक्ट अच्छा होना जरूरी है। सर हमारा तो कंपनीज एक्ट उतना अच्छा नहीं था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं लॉ भी पढ़ाता हूं बेटा आपको फर्स्ट ग्रुप में, तो मैं ये सोच के पढ़ाऊंगा कि आपको कंपनीज एक्ट का बेसिक अगर नहीं भी पता है तो मैं बेसिक से 0 से स्टार्ट करूंगा। तो मैं कंपनी लॉ से ऑडिट की तरफ जाऊंगा और आपको कंसेप्ट वाइज समझना है। तो मैंने क्या बताया, फर्स्ट ग्रुप में कंपनी एक्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि सेकंड ग्रुप में जो कंपनी ऑडिट है, वो कंपनी ऑडिट किस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, कंपनी एक्ट 2013। स्टार्ट करते हैं बेटा कंपनी ऑडिट में कुछ बेसिक बातें जो मैं ऑलरेडी लॉ में आपको बताता हूं,
कुछ बेसिक बातें मुझे कंपनी ऑडिट स्टार्ट करने से पहले बताना ही पड़ेगा, कुछ कंपनी लॉ की बेसिक बातें। जैसे बच्चे, अगर आपने कंपनी बनाई, अगर आपने बिजनेस करने के लिए कंपनी बनाई, तो कंपनी गवर्न होती है कौन से कानून से? कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी कौन से एक्ट से गवर्न होती है? कंपनीज एक्ट 2013। कोई दिक्कत? सबको पता है ये बात? ये भी सबको पता है बेटा, कंपनी में जनरली कौन होते हैं? एक तो शेयर होल्डर होते हैं, और एक कंपनी में कौन होते हैं बच्चे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। या तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल दीजिए या डायरेक्टर। मालिक कौन होते हैं कंपनी में बेटा? शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। लेकिन शेयर होल्डर बच्चे क्या है? स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं। जैसे अगर हम इन्फोसिस कंपनी की बात करें तो एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो उसमें लाखों शेयर होल्डर है। वो शेयर होल्डर कहीं का भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट, मुंबई, बेंगलोर। तो शेयर होल्डर स्कैटर्ड है और लार्ज नंबर में। मालिक शेयर होल्डर ही होते हैं। अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर भी है, 1000 शेयर है, तो आप उस कंपनी के क्या हो? शेयर होल्डर हो, और शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते, क्योंकि आपने कंपनी में कैपिटल लगाई है। लेकिन बेटा कंपनी को मैनेजमेंट कौन करता है? कंपनी की मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अगर आपसे हम कहे बेटा मालिक शेयर होल्डर और मैनेजमेंट किसके हाथ में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है कंपनी की? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आप बोल सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के ब्रेन होते। आई, कंपनी की आंख और दिमाग कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मालिक कौन है? शेयर होल्डर। आप यहां से अगर अच्छे से समझोगे कंसेप्ट, आपको ऑडिट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज की पहली क्लास आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करती है ऑडिट के। तो कंपनी के मालिक कौन? शेयर होल्डर। वो खुद क्यों नहीं कंपनी को चलाते? क्योंकि वो लार्ज नंबर में है और स्कैटर्ड है। तो कंपनी के बिहाफ पे, शेयर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के ब्रेन होते हैं। चलो भाई, ये बात तो हमें सर पहले भी पता थी, इसीलिए मैंने दोबारा बताई। अगर कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता थी तो उसको जीरो से पता चलना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बेटा, हमारे कंपनी पे जो हमारी कंपनियां होती है बच्चे, सभी को पता है कंपनी पे कंपनीज एक्ट 2013 लगता है। और कंपनीज एक्ट 2013 ने कुछ पावर किसको दी है? कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ पावर शेयर होल्डर को दी गई है। सम पावर एक्सरसाइज बाय शेयर होल्डर और सम पावर एक्सरसाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो हमारा कंपनी एक्ट 2013 में पावर को बाइफरगेट किया है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कुछ पावर शेयर होल्डर को दी है कंपनी एक्ट ने, और शेयर होल्डर अपनी पावर कहां एक्सरसाइज करते हैं? जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर अपनी पावर कहां एक्सरसाइज करते हैं? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग हमेशा शेयर होल्डर की होती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर कहां एक्सरसाइज करते हैं? बोर्ड मीटिंग। तो दो वर्ड आपको सभी को पता होना चाहिए। कंपनी एक्ट 2013 में कुछ पावर शेयर होल्डर को दी गई है, कुछ पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कंपनी एक्ट में कुछ काम शेयर होल्डर के अप्रूवल से होंगे और कुछ काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से कर सकते हैं बिना शेयर होल्डर की अप्रूवल लिए। तो शेयर होल्डर अपनी पावर कहां एक्सरसाइज करते हैं? जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग भी आपने लॉ में पढ़ा था, एजीएम और ईजीएम। दो तरीके की आपकी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्लियर?
बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर कहां एक्सरसाइज करते हैं? बोर्ड मीटिंग। बच्चे जनरल मीटिंग में दो तरीके के रेजुलेशन पास होते हैं, टू टाइप्स ऑफ रेजुलेशन। जनरल मीटिंग में आपके दो तरीके के रेजुलेशन पास होते हैं। जनरल मीटिंग में हमेशा दो तरीके के रेजुलेशन पास होते हैं, एक को हम बोलते हैं ओआर, एक को हम बोलते हैं एसआर। ओआर की फुल फॉर्म ऑर्डिनरी रेजुलेशन, और एसआर स्पेशल रेजुलेशन। ऑर्डिनरी रेजुलेशन, स्पेशल रेजुलेशन। तो जनरल मीटिंग में दो तरीके के रेजुलेशन पास होंगे, ओआर एसआर। सर हमें कैसे पता चलेगा कि जनरल मीटिंग में ओआर पास होगा या एसआर? कंपनीज एक्ट 2013 आपको क्लियरली बताएगा, कुछ मैटर में ओआर पास होता है, कुछ मैटर में एसआर। सर ये ओआर एसआर में क्या होता है? ओआर का मतलब होता है जब ओआर पास करना होता है जनरल मीटिंग में, मोर देन 50% वोट्स इन फेवर। अगर 50% वोट्स फेवर में है, देन सच रेजुलेशन विल बी पास, देन सच रेजुलेशन विल बी पास्ड। और एसआर में कितनी वोट चाहिए? 75% और मोर वोट्स इन फेवर, देन सच रेजुलेशन विल बी पास। तो जब भी कोई आपसे पूछे जनरल मीटिंग किसकी, आप बोलना शेयर होल्डर की। जनरल मीटिंग में कितने तरीके के रेजुलेशन पास होते हैं? कुछ मैटर में ओआर पास होता है, कुछ मैटर में एसआर। ओआर की फुल फॉर्म ऑर्डिनरी रेजुलेशन, एसआर स्पेशल रेजुलेशन। ओआर पास कराने के लिए, ऑर्डिनरी रेजुलेशन पास करने के लिए कितनी वोट चाहिए? मोर देन 50% वोट्स इन फेवर, देन सच रेजुलेशन विल बी पास। एसआर में कितनी वोट चाहिए? 75% और मोर वोट्स इन फेवर, देन सच रेजुलेशन विल बी पास। एक और छोटी सी बात है जो आपने पढ़ी होगी, इंटर फर्स्ट ग्रुप में नहीं पढ़ी है कोई टेंशन नहीं, मेरे साथ लिखो बेटा। ये ऑडिट में ये वर्ड बहुत काम आएगा बेटा। पूरे कंपनीज एक्ट में जब जब एसआर पास होता है, एसआर पास का मतलब स्पेशल रेजुलेशन, जनरल मीटिंग में जब हम पास करते हैं, यानी जब हम 75% शेयर होल्डर की अप्रूवल लेके किसी मैटर पे रेजुलेशन पास करते हैं, तो एक फॉर्म कंपनी को फाइल करना होता है, MGT 14 फाइल टू आरओसी। आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। MGT 14 फाइल टू आरओसी विद इन 30 days from the date of passing SR, from the date of passing SR। क्या मतलब है इसका? जब भी कंपनी पूरे कंपनीज एक्ट में जब जब एसआर पास करेगी, तो कंपनी आरओसी को एक फॉर्म फाइल करेगी इंटीमेशन के लिए कि हमने एसआर पास किया। कौन से फॉर्म में? MGT 14। MGT का मतलब मैनेजमेंट 14। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 days। और 30 days कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग, जिस दिन आपने डेट ऑफ पासिंग एसआर। और एसआर कहां पास किया आपने? जनरल मीटिंग में। और जनरल मीटिंग हमेशा किसकी होती है? शेयर होल्डर की। तो ये लाइन हमेशा के लिए याद कर लो, पूरे कंपनीज एक्ट में जब जब एसआर पास होगा, तब तब कंपनी को आरओसी को इंटीमेशन देनी है एक फॉर्म के थ्रू। कौन सा फॉर्म? MGT 14 कंपनी फाइल करेगी आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जिसको आरओसी नहीं पता, कंपनीज एक्ट में एक अथॉरिटी है। आरओसी क्या है? एक अथॉरिटी अंडर कंपनीज एक्ट। हर स्टेट में जनरली एक आरओसी होती है। तो अपनी आरओसी को हर कंपनी क्या करेगी? जब जब एसआर पास करेगी, एक फॉर्म फाइल करेगी MGT 14 विद इन 30 days। और 30 days कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर। तो हमने क्या देखा बेटा? कंपनी ऑडिट पढ़ने से पहले हमने कुछ बातें डिस्कस की। अगर आपने कंपनी बनाई है इंडिया में, तो किस एक्ट से गवर्न होगी?
कंपनीज एक्ट 2013। जनरली कंपनी में कौन होते हैं? आप शेयर होल्डर वर्ड यूज कर सकते हैं, मेंबर। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन ड्यू टू स्कैटर्ड वो बिखरे हुए हैं, लार्ज नंबर में है, तो शेयर होल्डर के बिहाफ पे कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 कुछ पावर किसको देता है कंपनीज एक्ट में? शेयर होल्डर को। और शेयर होल्डर अपनी पावर कहां एक्सरसाइज करते हैं? जनरल मीटिंग में। और जनरल मीटिंग दो तरीके की, एजीएम और ईजीएम। और जनरल मीटिंग में कितने तरीके के रेजोल्यूशन पास होते हैं? दो तरीके के। कुछ मैटर में जनरल मीटिंग में ओआर पास करना है, जैसे कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है, ओआर पास होगा। शेयर कैपिटल ऑल्टर करना चाहती है, ओआर पास होगा। कोई कंपनी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू करना चाहती है, ओआर पास होगा। सर ये कैसे कैसे वर्ड बोल रहे हो नालायको? ये लॉ में है। बोनस शेयर, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, इन तीनों मैटर पे शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए। कहां पे? जनरल मीटिंग में। कौन से रेजुलेशन से? ओआर। वैसे ही कंपनी एक्ट में बहुत सारे ऐसे केस है जहां पे एसआर पास होता है। जब भी कोई कंपनी बाईबैक करना चाहती है, एसआर पास होगा। स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, एसआर पास होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करना चाहती है कोई कंपनी, एसआर पास होगा। मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर करना चाहते हैं, एसआर पास होगा। एसआर पास कहां होगा? जनरल मीटिंग में। और जनरल मीटिंग किसकी? शेयर होल्डर की। और एसआर में वोट कितनी चाहिए? 75% और मोर वोट्स इन फेवर। और पूरे कंपनी एक्ट में जब जब एसआर पास होगा, कंपनी आरओसी को इंटीमेशन देगी। कौन से फॉर्म के थ्रू? एमजीटी 14। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर। तो कुछ पावर किसको भी दी है बच्चे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं बोर्ड मीटिंग में। और बोर्ड मीटिंग में कभी भी बच्चे ओआरएसआर पास नहीं होते, बोर्ड मीटिंग में पास होता है बोर्ड रेजोल्यूशन। तो मैंने कुछ बेसिक टर्म बताई आपको। अब हम जब कंपनी ऑडिट में आगे पढ़ेंगे बेटा, तो जिन बच्चों को ये टर्म क्लियर नहीं थी वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ऑडिट में ये वर्ड बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, ओआरएसआर काफी बार आएंगे। और मैं ये प्रिज्यूम नहीं कर सकता हूं सबसे कि सबको कंपनी लॉ बहुत अच्छा आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कंपनी लॉ की भी कुछ बातें आपको बताता रहूं, क्योंकि कंपनी लॉ जितना स्ट्रॉन्ग उतना ही आपको कंपनी ऑडिट समझ में आएगा। चलो बच्चे अब स्टार्ट करते हैं हम ऑडिट वाला पोर्शन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेटा जो व्हाट इज ऑडिट। यहां से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा व्हाट इज ऑडिट। जैसे बेटा आप कंपनीज एक्ट में सेक्शन पढ़ रहे थे और आपको पता होगा डेफिनेशन के लिए तो आप क्या पढ़ते थे कंपनीज एक्ट में? सेक्शन 2। वैसे ही ऑडिट के अंदर ऑडिट का मीनिंग कहां दे रखा है बेटा? एसए 200। ऑडिट का मीनिंग कहां दे रखा है? एसए 200, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। एसए 200 के अंदर मीनिंग दिया है, डेफिनेशन, जो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट की डेफिनेशन अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से बताई है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको बताना है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200। ऑडिट क्या है बच्चे? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एक एक वर्ड को बेटा फोकस करेंगे। ऑडिट क्या है बच्चे? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है बच्चे? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसका एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो भी किसका? ऑफ एनी एंटिटी। पहले एक बार पढ़ो, ऑडिट क्या है बच्चे? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं, उसका साइज क्या है कंपनी का, एंटिटी का लीगल फॉर्म क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, ध्यान से सुनना मेरे। यहां पे जब मैं ऑडिट की बात कर रहा हूं तो ऑडिट को यहां पे एक वर्ड बोलता हूं मैं, ये कौन से ऑडिट की बात हो रही है? स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या मैं यहां पे कॉस्ट ऑडिट की बात कर रहा हूं? नहीं। ऑडिट भी बेटा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है, हम कॉस्ट ऑडिट पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? स्टैट्यूटरी ऑडिट, हम सेक्रेटेरियल ऑडिट पढ़ेंगे, इंटरनल ऑडिट। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? कौन से ऑडिट की बात कर रहा हूं? यहां पे ऑडिट का मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट, या आप बोल सकते हो फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट, समझना मेरी बात। तो ऑडिट क्या है बच्चे? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कौन करेगा बच्चे? ऑडिटर। तो ये जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा वो कौन करेगा? एक ऑडिटर। और यहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होगा बच्चे? सीए प्लस सीओपी। पहली बात, वो सीए अपनी पूरी कंप्लीट कर चुका है, ट्रेनिंग पूरी डिग्री मिल चुकी है, और साथ में उसने क्या होल्ड कर रखा है? हु होल्ड वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा? वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो खाली सीए होने से बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन जाएगा, सीए प्लस सीओपी। तो मैंने क्या बोला? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, यानी एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिट करेगा, और वो इंडिपेंडेंट पर्सन कौन है यहां पे? ऑडिटर। और हम कौन से ऑडिट की बात कर रहे हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब ये किसको, ये ऑडिटर जो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन तो करेगा, पर किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ बच्चे, यहां पे जो मैं ऑडिट पढ़ाने जा रहा हूं फाइनेंशियल ऑडिट, यहां पे किसकी एग्जामिनेशन होगी बेटा? तो यहां स्टैट्यूटरी ऑडिटर एग्जामिनेशन किसकी कर रहा है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर एग्जामिनेशन कर रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। सर यहां एंटिटी क्यों लिखा है, कंपनी क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ऑडिट कंपनी का भी हो सकता है, एलएलपी का भी हो सकता है, पार्टनरशिप का। हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन एलएलपी और कंपनी जब एक टर्नओवर की लिमिट क्रॉस करेगी तो एलएलपी और पार्टनरशिप को ऑडिट तब कराना है। पर कोई भी कंपनी, अगर कोई कंपनी है तो उसे क्या कराना पड़ेगा बेटा? स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। और स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। उसकी क्वालिफिकेशन सीए प्लस सीओपी। सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट तो करेगा, पर ऑडिट किसका करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है बेटा? 2 क्लोज 40 के अंदर बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी बैलेंस शीट आती है, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, इफ एनी, अगर इक्विटी में कोई चेंज हुआ है, स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी, और नोट्स टू अकाउंट। 3 छोटे छोटे क्वेश्चन। ऑडिट क्या है बच्चे? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। भैया तभी तो हम ऑडिट कराएंगे, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आप अपनी कंपनी का खुद से ऑडिट करोगे तो भैया आप इंडिपेंडेंट कहां हो? तो ऑडिट हमेशा क्या है? कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, यानी एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिट करेगा कंपनी का। वो इंडिपेंडेंट पर्सन कौन है? उसको हम ऑडिटर बोलते हैं। और हम कौन से ऑडिट की बात करें? स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो उस ऑडिटर का नाम क्या हो गया? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन सीए प्लस सीओपी, सीए होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्लस हु होल्ड वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी करेगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। लेकिन जब हम कंपनी ऑडिट की बात करते हैं तो कंपनी ऑडिट में स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट करेगा किसका बच्चे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें इंक्लूड होती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड बैलेंस शीट, पी एंड एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
लेकिन 4 ऐसी कंपनी होती है, ओपीसी स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी और प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी। इन 4 कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने हैं, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये खुद से बनाना चाहे मोस्ट वेलकम, पर मैंडेटरी नहीं है। तो भैया मेरा फिर क्वेश्चन है, ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिट करेगा। ऑडिट जरूरी नहीं कंपनी का ही होता है, लेकिन हमें किसका ऑडिट पढ़ना है? कंपनी ऑडिट। ऑडिट एलएलपी का भी होता है, ऑडिट पार्टनरशिप का भी होता है, पर कंपनी को तो हर हाल में ऑडिट कराना ही पड़ेगा। कोई भी कंपनी हो, ऑडिट कराना ही पड़ेगा। लेकिन एक एलएलपी और पार्टनरशिप को ऑडिट तभी कराना है जब वो टर्नओवर की लिमिट को क्रॉस करेगा। एक लिमिट दे रखी है, उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद ही एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना है। जबकि कंपनी को, हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। तो चाहे तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा, ईच एंड एवरी कंपनी, ईच एंड एवरी कंपनी irrespective of size, turnover, each and every company irrespective of size, turnover, nature। तो हर कंपनी को क्या कराना पड़ेगा बेटा? स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी। चाहे आपकी 1 पर्सन कंपनी हो, 1 पर्सन कंपनी को भी स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है। स्मॉल कंपनी को भी स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है। प्राइवेट कंपनी को भी, यहां तक कि सेक्शन 8 कंपनी जो समाज सेवा के लिए बनाई जाती है, उसको भी अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। ईच एंड एवरी कंपनी, मैंने बोल तो दिया, ईच एंड एवरी कंपनी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसका साइज क्या है, उसका नेचर क्या है, वो प्राइवेट है, पब्लिक है, ओपीसी है, साइज क्या है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, टर्नओवर कितना है, उससे हमें फर्क ही नहीं पड़ता। हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा, हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा। एलएलपी पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं तो टर्नओवर की एक लिमिट दे रखी है, उस लिमिट के क्रॉस होने के बाद एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म को ऑडिट कराना है। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ क्या रहने वाला है? कंपनी ऑडिट। सर ये आपने हमें ये बात बताई, हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है, ईच एंड एवरी कंपनी। सर ये ऑडिट कौन करेगा? अभी तो बता रहा हूं मैं तुम्हें, स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, जो कौन होगा? एक इंडिपेंडेंट पर्सन। ये कौन होगा बेटा? एक इंडिपेंडेंट पर्सन। और साथ में इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ये सीए प्लस सीओपी। सीओपी का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, हु होल्ड वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, हु होल्ड वैलिड सर्टिफिकेट। सीओपी का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। ऑडिट कौन सी कंपनी को कराना है? यहां पे कौन से ऑडिट की बात कर रहा हूं, ये दिमाग में रख के चलना बेटा। कॉस्ट ऑडिट हम आगे पढ़ेंगे, इंटरनल ऑडिट पढ़ेंगे, सेक्रेटेरियल ऑडिट। अभी मैं जो ऑडिट बोल रहा हूं, ये फाइनेंशियल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात हो रही। कौन सी कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है बच्चों? बताओ जल्दी से मुझे, स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सी कंपनी को कराना है? ईच एंड एवरी कंपनी इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, साइज, टर्नओवर। समझ आ गया सर? कोई भी कंपनी, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है। कौन करेगा स्टैट्यूटरी ऑडिट? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए सीएससीएम में? नहीं बेटा, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट हु होल्ड वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीए प्लस सीओपी। ओनली ए चार्टर्ड अकाउंटेंट
हु होल्ड वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कंडक्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट ओनली। क्लियर? फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, सर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमेशा क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन। अगर वो बायस है तो फिर वो ऑडिट नहीं कंडक्ट कर सकता। स्टैट्यूटरी ऑडिटर हमेशा क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट पर्सन। इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब, नालायको अगर मैं तुम्हें तुम्हारी सीट जो तुम एग्जाम कंडक्ट करके आए तुमसे ही चेक कराऊं तो तुम इंडिपेंडेंट पर्सन हो क्या? सारे के सारे नालायक अपने 80-90 मार्क्स रखेंगे तो तुम इंडिपेंडेंट पर्सन नहीं हो। अब सर हमें आपने ये भी बता दिया हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? सर ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट किस चीज का करेगा? बता तो रहा हूं बेटा, ऑडिट किसका होगा? ऑडिट होगा बेटा ये जो ऑडिट के अंदर एग्जामिनेशन करेगा ऑडिटर, एग्जामिनेशन करेगा, वो किस चीज की एग्जामिनेशन करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर जो एग्जामिनेशन करेगा वो किसकी करेगा? कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट पर्सन है वो एग्जामिनेशन करेगा, और एग्जामिनेशन किसकी करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। और अभी आपको मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड बैलेंस शीट, P&L, स्टेटमेंट इन चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 5 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होती, इनको चेक करेगा ऑडिटर। कुछ छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, एवरी कंपनी सेल्फ प्रिपेयर, हर कंपनी को 3 चीजें बनानी होती है। एवरी कंपनी सेल्फ प्रिपेयर एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर कंपनी 3 चीजें बनाती है। एवरी कंपनी सेल्फ प्रिपेयर एवरी फाइनेंशियल ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट। एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है बच्चे, एक होते हैं बुक्स एंड पेपर, और एक होते हैं बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर बनाता है या मैनेजमेंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। ऑडिटर उनको क्या करता है? एग्जामिन करता है, ऑडिटर उनको चेक करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नालाई को यह मत बोल देना ऑडिटर बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। तो हर कंपनी 3 चीजें बनाती है बेटा। एवरी कंपनी सेल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हर कंपनी हर साल ये 3 चीजें बनाती है। बुक्स ऑफ अकाउंट, सर बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आता है बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट की अगर मैं बात करूं, इसमें आती है रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई पूछे, हर कंपनी हर साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करती है एज पर सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट। हर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, सर सबसे पहले मैं बताऊं बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आता है? रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर, सेल एंड परचेज। वो सेल परचेज किसकी बच्चे? ऑफ गुड्स और सर्विस। थर्ड, एसेट एंड लायबिलिटी। और एक और होता है बेटा जो बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट बनता है, कॉस्ट रिकॉर्ड। अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी के लिए याद कर लो, कॉस्ट रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 148। बेटा 148 में आपका कॉस्ट ऑडिट होता है। और कॉस्ट ऑडिट किसका होता है बच्चे? कॉस्ट रिकॉर्ड का। जैसे यहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करेगा किसका? कॉस्ट रिकॉर्ड। और ये कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होते हैं ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। अभी के लिए मुझे सिर्फ इतना बताओ, हर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती। बुक्स ऑफ अकाउंट में 4 चीजें आती है एज पर कंपनीज एक्ट। बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारी 4 चीजें आती है, रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर,
ठीक है बच्चे, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस, एसेट एंड लायबिलिटी और कॉस्ट रिकॉर्ड अंडर सेक्शन 148। तो एक वर्ड आप सीख गए बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट। एक होता है बुक्स एंड पेपर। बेटा बुक्स एंड पेपर में क्या आता है? बुक्स एंड पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स एंड पेपर वाइडर टर्म है, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट भी आते हैं। डीड, आपने सुना होगा डीड, पार्टनरशिप डीड, मॉर्गेज डीड, डीड आती है। वाउचर्स, नोटिस, मिनट्स, रजिस्टर, वेदर मेंटेन इन पेपर फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कह रहा हूं बेटा, कई बार ना बुक्स ऑफ अकाउंट, हर कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट तो बनाती है, बुक्स एंड पेपर भी बनाते हैं। और बुक्स एंड पेपर एक वाइडर टर्म है, क्योंकि बुक्स एंड पेपर में किसको भी इंक्लूड किया गया है? बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो बुक्स एंड पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड, वाउचर, नोटिस, मिनट्स, रजिस्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं, 2 क्लॉज 40 में कंपनीज एक्ट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती: बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट। तो मैंने क्या बताया, सेक्शन 128 बोलता है कंपनीज एक्ट का, हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं, बुक्स एंड पेपर बनाने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं हर साल। क्लियर बेटा? और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। और उसको ऑडिट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ऑडिटर की। तो आना बेटा एक बार डेफिनेशन पे फिर से, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है बेटा? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसकी? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इररेस्पेक्टिव उसका साइज क्या है, लीगल फॉर्म। यहां से देखो बच्चे, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड, जब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, और ये एग्जामिनेशन किसने कंडक्ट की है? ऑडिटर ने। तो जब ऑडिटर ने आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया है, तो एक ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी कंपनी के जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के बाद उसे अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। मैं अरुण चौहान बेटा, मैं CA प्लस COP होल्ड करता हूं, तो मैं एज ए ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करूंगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रॉपर चेक करने के बाद मैं अपना क्या दूंगा? ओपिनियन। ऑडिटर को क्या देना होता है बच्चे? अपना ओपिनियन। और वो ओपिनियन ओरल तो होगा नहीं, उसी ओपिनियन को जो वो राइटिंग फॉर्म में देगा, उसी को हम बोलते हैं ऑडिट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑडिट रिपोर्ट। तो कुल मिला के इस डेफिनेशन को, छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन इसमें समुद्र है बेटा। ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो इससे इतना तो समझ में आया, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। तो जो भी ऑडिट करेगा वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो ऑडिटर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसकी एग्जामिनेशन? अगर कंपनी ऑडिट की बात करूं तो मैं वर्ड यूज करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर किसका ऑडिट कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी कंपनी का? ईच एंड एवरी कंपनी। ईच एंड एवरी कंपनी, हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना पड़ेगा, फाइनेंशियल ऑडिट कराना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, वो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक है, OPC। इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज, उसका साइज छोटा है बड़ा है बेटा, वो छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, साइज मैटर नहीं कर रहा है बेटा कंपनी का। टर्नओवर कंपनी का कम है या ज्यादा है, वो भी मैटर नहीं कर रहा है भैया, हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है। अब ये स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन कर रहा है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। किस चीज का ऑडिट कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा, चेक करेगा, तो वो अपना क्या बनाएगा? ओपिनियन। क्या बनाएगा? एक्सप्रेस करेगा अपना ओपिनियन। और उसी ओपिनियन को जब वो राइटिंग फॉर्म में प्रेजेंट करेगा, तो हम क्या बोल रहे हैं उसको? ऑडिट रिपोर्ट। बात समझ में आई या नहीं? तो SA 200
क्लियर हो जाना चाहिए। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट irrespective of its size or legal form, or when such examination is conducted by auditor, then वो क्या एक्सप्रेस करेगा? अपना ओपिनियन। और उसी ओपिनियन को हम जब राइटिंग फॉर्म में हम क्या बोल रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर? अब कुछ छोटी छोटी और बातें बेटा। सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करा रहे हैं। हर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कराना पड़ेगा बच्चे? ऑडिट कराना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट। अब कुछ छोटी छोटी बातें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर ने क्या किया? एग्जामिनेशन की उसकी, और एग्जामिनेशन के बाद ऑडिटर ने क्या एक्सप्रेस किया? अपना ओपिनियन। ऑडिटर क्या ओपिनियन दे रहा है बेटा? वो क्या बोल सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ चेक करने के बाद ऑडिटर ने अच्छे से चेक किया बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और अपने ओपिनियन में क्या एक्सप्रेस कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। अपने ओपिनियन में वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है बेटा? कि मैंने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल मैंने एग्जामिन किया, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने एग्जामिन किया है, और फिर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं और मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी गड़बड़ी नजर नहीं आई। तो क्या ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। सब कुछ सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर एक ऑडिटर जब ये बोलता है कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया, और ऑडिटर क्या ओपिनियन दे रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो कैसे बोल पाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है? ऐसे वो क्या चेक करता है? तो बेटा ऑडिटर बोलता है कि मैंने इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए थे। किसके अकॉर्डिंग बने हुए थे? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या आप बोल सकते हो इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ओपिनियन किस बेस पे वो जनरेट करेगा बेटा? कैसे एक ऑडिटर बोल रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू? तो पहला पॉइंट वो कह रहा है कि मैंने देखा इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। जो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रेजेंटेशन थी एंड जो फॉर्मेट था, मैंने वो चेक किया, वो किसके अकॉर्डिंग था? एज पर शेड्यूल 3। और आपको पता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L का जो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? एज पर शेड्यूल 3। और किस बेसिस पे बोल सकता है बेटा? मैंने कंपनी के यहां पे प्रॉपर डिस्क्लोजर थे, हर बात के डिस्क्लोजर दे रखे थे, टाइम टू टाइम जो डिस्क्लोजर करने होते हैं कंपनी ने वो डिस्क्लोजर किए हैं। कुछ डिस्क्लोजर बाय वे ऑफ फुटनोट भी होते हैं, हमें वो भी नजर आए बेटा। हमने वैल्यूएशन भी चेक की, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस और एसेट। कंपनी ने टाइम टाइम पे अपनी वैल्यूएशन, बिजनेस का वैल्यूएशन कराया, एसेट का, और हमने वैल्यूएशन रिपोर्ट देखी है। तो ये वैल्यूएशन बेटा कंपनी कराती है बिजनेस का, एसेट का, और किससे कराती है बेटा? एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर, जो जनरली कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हमने एक इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्यूअर से अपनी वैल्यूएशन कराई, तो हमने उसकी रिपोर्ट देखी। हमें कंपनी में बेटा ना तो कंपनी में कोई अंडर वैल्यूएशन था, ना हमें कुछ ओवर वैल्यूएशन नजर आया, कंपनी ने कुछ ओवर वैल्यूएशन शो कर रखी हो। हमने कंपनी का इंटरनल कंट्रोल
जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था वो हमें कैसा लगा बेटा? वो एफिशिएंट था, इफेक्टिव था और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था, जो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसी कंपनी का स्ट्रांग होगा, ऑडिटर को ऑडिट करने में उतना ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। जितना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा, ऑडिटर को बहुत डिटेल में चेक करना पड़ेगा। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सीसीटीवी कैमरा, ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये पंचिंग वगैरह करके जाते हो बेटा, बायोमेट्रिक मशीन, ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये इफेक्टिवली था, एफिशिएंटली था और कंटिन्यूअसली, यानी हमने वहां पाया कि वहां पे जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो इफेक्टिवली वर्क कर रही थी, एफिशिएंटली और कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि कैमरा लगा हुआ था, तो कैमरा तो था इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, पर वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कंटिन्यूअसली काम कर रहा था या नहीं? पता चला जिस दिन चोरी हुई थी स्टॉक की, उस दिन वो कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ऑडिटर क्या बताएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके क्या शो करेगा कि जो भी कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो क्या शो कर रहे हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। तो जब भी एक ऑडिटर अपना ये ओपिनियन बनाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे, तो उसके पीछे उसका भी तो कुछ लॉजिक होता होगा, किन बेसिस पे वो अपना कंक्लूजन बना रहा है, उसके पास एविडेंस है। एक ऑडिटर जब ये बोलता है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, तो उसने जो कंक्लूजन बनाया उसके पीछे भी कुछ एविडेंस होते हैं। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी एक्ट को फॉलो कर रहे थे, एज पर शेड्यूल 3 थे, प्रॉपर डिस्क्लोजर था, प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड बिजनेस था, कोई अंडर वैल्यूएशन नहीं मिली मुझे, ओवर वैल्यूएशन नहीं, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था। अगर सब कुछ ऑडिटर को सही लगता है तो ऑडिटर अपने ओपिनियन में क्या बोलता है बेटा? ऑडिटर अपने ओपिनियन में क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। या बेटा एक बात और बोल सकता है ऑडिटर सब कुछ चेक करने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ओपिनियन में क्या बोल रहा है ऑडिटर कि मैंने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए और मुझे कोई मटीरियल, छोटी मोटी गड़बड़ी हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट मुझे नजर नहीं आई। मटीरियल, अब सारी कंपनी में बेटा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही रखी, ऐसी तो कोई कंपनी हो ही नहीं सकती जो इतनी दूध की धुली हो। ऑडिटर बेटा एक और बात आपको सभी बच्चों को याद रखनी है, ऑडिटर जो अपना ओपिनियन देता है, तो ऑडिटर क्या करता है? एक्सप्रेस करता है अपना ओपिनियन। वो किसके बेस पे होता है बेटा? बेस्ड ऑन एविडेंस, बेस्ड ऑन एविडेंस। और जो ऑडिटर अपना ओपिनियन है, ऑडिटर सिर्फ एक्सप्रेस करता है बेटा रीजनेबल एश्योरेंस। ये सारे बच्चे लिख लेना, ऑडिटर एक्सप्रेस करता है रीजनेबल, एमसीक्यू में पूछता है ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिटर कभी भी कौन सी एश्योरेंस नहीं देगा? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। भैया एक ऑडिटर भी तो एक इंसान है, क्या ऑडिटर ये बोल सकता है कि मैं 100% गारंटी ले रहा हूं कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब कुछ सही है? नहीं बेटा, ऑडिटर हमेशा कौन सी एश्योरेंस लेता है? रीजनेबल एश्योरेंस, कि मैंने सब कुछ देखा है और मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके क्या शो कर रहे हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू। बेटा एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मैनेजमेंट की। और अगर मैनेजमेंट चाहे तो फर्जी बिल, फर्जी वाउचर वगैरह से भी ऑडिटर को गलत डॉक्यूमेंट दिखा सकती है नहीं?
और याद रखना ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में फर्क है। ऑडिटर यहां ऑडिट करने आया है, सीबीआई की तरह इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आया है। अगर मैनेजमेंट आपको एविडेंस दे रही है, जब तक आपके पास उसके अगेंस्ट कोई और एविडेंस ना हो, तो आपको मैनेजमेंट की वो बात जनरली माननी ही पड़ती है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देता कि मैं 100% गारंटी दे रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं सब कुछ सही है, मैंने एक एक चीज प्रॉपर चेक की है। तो ऑडिटर कौन सी एश्योरेंस देखता है, रीजनेबल एश्योरेंस। एमसीक्यू में पूछ सकता। तो मुझे बताओ व्हाट इज ऑडिट, ये बातें समझ में आई या नहीं बेटा? फिर से मैं तुम्हें दूसरी बार फिर से पूछता हूं, ऑडिट की डेफिनेशन कहां दे रखी है बच्चे? एसए 200 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। एसए 200 क्या बोलता है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ऑडिट क्या है बेटा? एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of legal form, size, or when such examination is conducted, auditor express his opinion. अब बच्चों, कुछ बच्चों के छोटे छोटे, फिर से मैं एक बार लास्ट टाइम पूछता हूं सबसे, यहां पे जो मैंने ऑडिट बोला, इस ऑडिट को कोई भी बच्चा, इंटरनल ऑडिट की बात नहीं की है मैंने अभी, ना मैंने स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात की, ना मैंने सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात की, अभी मैंने फाइनेंशियल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात की। स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट कौन सी कंपनी कराएगी? ईच एंड एवरी कंपनी, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर, साइज, टर्नओवर, चाहे ओपीसी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी, हर कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिट कराना है। किससे कराना है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन हो सकता है? सीए प्लस सीओपी। स्टैट्यूटरी ऑडिटर एग्जामिनेशन किसकी करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होता है? इंडिपेंडेंट पर्सन। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के बाद ऑडिटर क्या एक्सप्रेस करेगा? अपना ओपिनियन। ऑडिटर क्या एक्सप्रेस करता है बच्चे? अपना ओपिनियन। सुनना मेरी बात, ये जो ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, ऑडिटर जो क्या करता है बेटा? ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन। तो ये ओपिनियन भी बेटा कैसा हो सकता है? अनमोडिफाइड, मॉडिफाइड, या बेटा क्या हो सकता है? एडवर्स रिमार्क, डिस्क्लेमर, ओपिनियन, डिस्क्लेमर, अनमोडिफाइड, मॉडिफाइड, एडवर्स। क्या है ये सर? एक ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के बाद अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब अनक्वालिफाइड, कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए है, सब कुछ क्लीन रिपोर्ट, सब कुछ सही है। अनमोडिफाइड ओपिनियन। मॉडिफाइड ओपिनियन का सब कुछ सही है लेकिन सब्जेक्ट टू, कुछ चीजों को छोड़ के। जब सब्जेक्ट टू लग जाए तो मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड क्लीन रिपोर्ट। एडवर्स नेगेटिव रिमार्क, कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बहुत सारी गड़बड़ी है। और डिस्क्लेमर कब देगा बेटा? ओपिनियन बाय डिस्क्लेमर का मतलब यहां पे क्या है बेटा? यहां पे बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हम बात करें, मैंने बताया कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा और फिर अपना क्या देगा? ओपिनियन। ओपिनियन में वो अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकता है, मॉडिफाइड ओपिनियन, एडवर्स रिमार्क। ठीक है बेटा? और लास्ट डिस्क्लेमर। अभी मैं इस जानबूझ के बेटा पूरा एक चैप्टर आएगा ऑडिट रिपोर्ट, तो मैं आज पहली क्लास में इस टॉपिक पे जाना ही नहीं चाहता, बस आपको इतना बताता हूं ऑडिटर के ओपिनियन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है बच्चे? उसका आज का हमारा टॉपिक नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के बाद अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। वो ओपिनियन अनमोडिफाइड भी हो सकता है, मॉडिफाइड भी, एडवर्स भी।
क्लियर बच्चे? अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है तो इतने डिटेल में मुझे नहीं जाना है, हम ये पूरा ऑडिटर रिपोर्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर बेटा यहां पे ये हमारा क्लियर हो गया बेटा, ऑडिटर क्या एक्सप्रेस करेगा, ओपिनियन। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, सर हम ऑडिट कराते क्यों हैं, क्या बेनिफिट है एक ऑडिट को? भैया कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कराती क्यों है? बेटा एक बात बताओ मुझे, छोटी छोटी बातें, कॉमन सेंस लगाना बेटा। एडवांटेज क्या है अगर मैं बात करूं, क्या फायदा है ऑडिट कराने का? एडवांटेज ऑफ ऑडिट। बेटा एक बात बताओ, कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी में कौन होते हैं? कंपनी में कौन होते हैं? शेयर होल्डर, जो मालिक होते हैं, जो अपना पैसा लगाते हैं कंपनी में। तो वो क्या जानना नहीं चाहेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी चली हुई है? अरे हमारा इतना पैसा कंपनी में लगे है, तो क्या ओनर को, शेयर होल्डर को जानने का अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल। तो वो जानना चाहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे है। अब एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट तो शेयर होल्डर से झूठ भी बोल सकती है ना बेटा। मैनेजमेंट क्या बोल सकती है? इस साल सर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है। शेयर होल्डर कहेंगे हम क्यों आपकी बात का यकीन करें? तो इसीलिए बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन ऑडिट करते हैं? हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे यकीन नहीं करते, हम किस पे यकीन करते हैं? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसने ऑडिट किया है? सीए प्लस सीओपी। अभी मैं क्यों बोल रहा हूं ये वर्ड? मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर रहा हूं। तो पहला फायदा ऑडिट का, जो कंपनी के शेयर होल्डर है, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, उनको एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? जब ऑडिटर अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो उससे शेयर होल्डर को यकीन होता है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी को इस बार अच्छा खासा एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है। मैनेजमेंट झूठ बोल सकती थी प्रॉफिट को लेके, अपनी कमियां छुपा सकती थी, लेकिन अब किसने रिपोर्ट दी है अपनी? इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने। तो पहला रीजन बेटा। और कोई बेटा क्यों कराते हैं? अगर कोई कंपनी बैंक लोन चाहिए, किसी कंपनी को बैंक लोन चाहिए, भैया कंपनी तो चलती लोन से है। अगर कंपनी बैंक लोन लेने गई बच्चे, तो बैंक का मैनेजर या बैंक वाले आपसे क्या मांगेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम झूठे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दोगे। बेटा बैंक लोन अगर आपको चाहिए तो कंपनी को, बैंक को क्या देना पड़ेगा? बैंक को या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बैंक आपसे मांगेगा कि दिखाओ अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जब उन्हें ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वाकई नजर आएगा कि कंपनी तो बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो तुरंत तुम्हें बैंक लोन दे देते हैं। किसके बेसिस पे? एक ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट, एक ऑडिटर की साइन की इंपॉर्टेंस समझो, तो बैंक लोन इजीली हो जाता है। और ये ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर बनाता है, ये किसके लिए बना रहा है बेटा? शेयर होल्डर के लिए। शेयर होल्डर ही तो कंपनी में मालिक है, और वो जानना चाहते हैं कि इस साल कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो ये जो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है, जो उसका फाइनल प्रोडक्ट है ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट, ये किसके लिए बन रही है? शेयर होल्डर के लिए। इसीलिए तो बेटा ऑडिट रिपोर्ट कहां पे रखी जाती है? एनुअल जनरल मीटिंग। कहां पे रखी जाएगी? एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार होती। और तो और बेटा मुझे एक बात बताओ, जनरल मीटिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग भी दो तरीके की होती है, एजीएम और ईजीएम। जनरल मीटिंग हमेशा किसकी होती है? शेयर होल्डर। जब भी कोई जनरल मीटिंग होती है, पहले आपको 21 डेज का नोटिस देना होता है। तो एक वैलिड जनरल मीटिंग तभी बुलाई जा सकती है जब 21 क्लियर डेज का शेयर होल्डर को नोटिस गया हो। तो मुझे एक बात बताओ, आपने पहले जनरल मीटिंग से पहले क्या भेजा है? 21 क्लियर डेज का नोटिस। किसको? टू ऑल द शेयर होल्डर।
बिफोर जनरल मीटिंग। तो जब भी शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी 21 दिन पहले नोटिस जाता है, और उस नोटिस के साथ हम क्या भी देते हैं बेटा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस नोटिस के साथ शेयर होल्डर को क्या भी जाते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों भेजते हैं हम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जब शेयर होल्डर तुम एजीएम में आओगे, एनुअल जनरल मीटिंग में, और तुम कोई फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हो। क्योंकि हमने नोटिस के साथ ही तुम्हें क्या भेज दिए थे, कंपनी के फाइनेंशियल, कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट, P&L ऑडिटेड, ये सब हमने किसको भेज दिया था, शेयर होल्डर को 21 दिन पहले। तो शेयर होल्डर ने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जब वो एनुअल जनरल मीटिंग में आएगा तो उस दिन मालिक लोग आए हुए हैं बेटा, तो क्या पढ़े लिखे लोग ये क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते कि इस साल इतना अच्छा प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, या बैलेंस शीट में से देख के किसी आइटम पे, किसी पॉइंट पे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या नहीं। तो कुल मिला के जो ऑडिट कराया जा रहा है, ये किसके लिए कराया जा रहा है, शेयर होल्डर के लिए, जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो साल के एंड में जानना चाहते हैं कि कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, सब कुछ जानना चाहते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल जानना चाहते हैं। तो ये ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए है बेटा, शेयर होल्डर के लिए। और शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, मालिक। और मैंने बताया जब भी जनरल मीटिंग होगी, एजीएम होगी, उससे 21 दिन पहले नोटिस के साथ सारे शेयर होल्डर को फाइनेंशियल नोटिस के साथ भेज दिए जाते हैं, ताकि जब वो एजीएम अटेंड करे तो फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में तो पूछ सकते हैं, और कंपनी के ऑडिटर को उनका जवाब देना पड़ेगा, मैनेजमेंट को उनका जवाब देना पड़ेगा, बिकॉज शेयर होल्डर इज ओनर ऑफ द कंपनी। बताओ भाई बच्चे, समझ में आए नहीं? एकदम मैंने बेसिक से बता रहा हूं कि ऑडिट, ऑडिट क्या है बच्चे, जिसको अभी भी नहीं समझ में आया, ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसके द्वारा, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा। किस चीज को इंडिपेंडेंट ऑडिटर एग्जामिन कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के बाद क्या बनाएगा वो, अपना ओपिनियन। उसी को जो वो राइटिंग फॉर्म में बनाएगा, ऑडिट रिपोर्ट, ओपिनियन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं ऑडिटर के। अनमोडिफाइड ओपिनियन, कि जब ऑडिटर को लगे सब कुछ सही है तो क्लीन रिपोर्ट दे देता है, जब उसको लगे सब कुछ सही है बस कुछ चीजें गलत है तो वो क्या देता है बेटा, मॉडिफाइड ओपिनियन। या कई बार तो एडवर्स रिमार्क देता है कि मुझे इस कंपनी में सारी चीजें गलत नजर आ रही है, तो एडवर्स रिमार्क भी दे सकता है ऑडिटर। समझ आया नहीं बच्चे? और ये मैंने बताया कि ऑडिट कराने के कुछ बेनिफिट भी होते हैं। एज ए शेयर होल्डर सोचना ऑडिट का क्या बेनिफिट है, एज ए बैंक सोच के देखना। कल बेटा एक बात बताओ मुझे, एक इंश्योरेंस कंपनी ने किसी कंपनी की इंश्योरेंस किया हुआ था एसिड का, कल को उसकी एसिड वगैरह में डेस्ट्रॉय हो जाए, आग लग जाए बेटा, तो जो क्लेम सेटलमेंट होगा वो किसके बेसिस पे होगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा बहुत सारे बेनिफिट है ऑडिट कराने के। एज ए शेयर होल्डर भी बेनिफिट होते हैं, एज ए क्रेडिटर भी बेनिफिट है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी को पैसा ही किस बेसिस पे देता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना कि खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, और उसको एग्जामिन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की। और ऑडिटर क्या बताता है बेटा, कि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करूंगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते समय उसने बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हैं, इंड एस एज पर शेड्यूल 3, फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग है, प्रॉपर वैल्यूएशन डिस्क्लोजर है, कोई अंडर ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन नजर नहीं आई, प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था। इन्हीं सब बेसिस पे ऑडिटर क्या बोल सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। क्लियर बच्चे? फिर अगर हम बात करें बेटा, आज मैं सिर्फ बेस बना रहा हूं, अगली क्लास से हम डिटेल में टॉपिक वाइज नोट्स के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ सुनो मेरी बात कि ऑडिट का मतलब क्या है, हम ऑडिट पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब। अब अगर मैं बात करूं बेटा, वैसे तो हम टाइप्स ऑफ ऑडिट में बहुत सारे ऑडिट पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ऑडिट,
अभी मैं 4 ऑडिट पे डिस्कशन करता हूं, टाइप्स ऑफ ऑडिट। एक तो जो मेनली हमें पढ़ना है बेटा इस ऑडिट में, वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा फाइनेंशियल ऑडिट। इसके लिए हम बेटा कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन है, सेक्शन 139 से लेके 147। एक हम पढ़ेंगे बेटा आपका कॉस्ट ऑडिट, जिसको कौन करेगा बेटा, कॉस्ट ऑडिटर। और उसको कौन कर रहा था, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। जो कौन होगा बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिटर, सीए प्लस सीओपी, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगा। ये किसकी बात हो रही है बेटा, सीएम में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटेंट बेटा क्या करेगा, कॉस्ट ऑडिट करेगा। और ये कॉस्ट ऑडिट, जैसे ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, वैसे ये बेटा कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट रिकॉर्ड, जो हम पढ़ेंगे बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड क्या होते हैं, जैसे लेबर, ओवरहेड, मटेरियल, इन सब के बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड, इनको क्या करेगा, कॉस्ट ऑडिट करेगा। तो कॉस्ट ऑडिट किसका होगा, कॉस्ट रिकॉर्ड। वैसे ही बेटा, और कॉस्ट ऑडिट के लिए सेक्शन कौन सा है बच्चे, सेक्शन 148, कंपनीज एक्ट में कॉस्ट ऑडिट का सेक्शन 148। एक होता है बेटा सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन करेगा, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, जो कौन होता है बेटा, सीएस। और इसके लिए सेक्शन कौन सा है कंपनीज एक्ट में, सेक्शन 204। और एक आपका क्या है बेटा, इंटरनल ऑडिट। ये क्या होता है बच्चे, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल मैटर नहीं देखे जाते बेटा, फाइनेंशियल पूरा बिजनेस ऑपरेशन देखा जाता है इंटरनल ऑडिट में। फाइनेंशियल तो देख भी रहे, अदर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, अदर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, वो भी इस ऑडिट में चेक किया जाता है। और इंटरनल ऑडिट कौन करेगा, सीए कर सकता है, सीएमए कर सकता है, और अदर प्रोफेशनल, कोई और प्रोफेशनल, सीएस, एमबीए फाइनेंस, अदर प्रोफेशनल डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कुल मिला के मैंने क्या बोला, मैं 4 तरीके के ऑडिट पे फोकस करूंगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट। जो ऑडिट किस चीज का है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया जा रहा है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन कौन से है, 139 टू 147। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वो कौन होगा, सीए प्लस सीओपी होल्ड करता हो। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, कॉस्ट ऑडिटर, और ये कॉस्ट ऑडिट किसका, कॉस्ट रिकॉर्ड का, सीएम में करेगा इसको। सेक्रेटेरियल ऑडिट देखता है लीगल कंप्लायंसेस, कि जो जो कानून आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल थे, वो सारे लॉ आपने लीगल कंप्लायंस किए नहीं है, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा कि जो जो आपकी कंपनी पे लॉ एप्लीकेबल थे, क्या वो सारे लॉ आपने कंप्लायंस किए, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिटर, जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट, इसे सीएस करेगा, सेक्शन 204। इंटरनल ऑडिट सेक्शन 138। इंटरनल ऑडिट सीए भी कर सकता है, सीएम में भी, या कोई अदर प्रोफेशनल डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इंटरनल ऑडिट में सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात नहीं हो रही है, अदर ऑपरेशन, अदर बिजनेस ऑपरेशन, अदर एस्पेक्ट को भी ऑडिट में कंसीडर किया जाता है। समझ आया नहीं बच्चों? तो ये था बेटा हमारा कुल मिला के ऑडिट का बेसिक कंसेप्ट। अगली क्लास से जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑडिटर। ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन देना चाहे तो रिजाइन देने का प्रोसीजर क्या है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन कौन सी सर्विस नहीं दे सकता, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रेम्यूनरेशन कौन देगा, कितनी कैसे मिलेगी, स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिपोर्ट को साइन करेगा,
स्टैट्यूटरी ऑडिटर मीटिंग अटेंड कर सकता है। इससे रिलेटेड यानी स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में, जो अगली क्लास होगी वहां से स्टार्ट होगा। और जो भी मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, मैं पहले यूनिट 7 कराऊंगा। उसका लॉजिक भी है, क्योंकि यूनिट 7 से कंफर्म कैटेगरी 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहले मैं लॉजिकल, और लॉजिक भी है भैया, पहले आपको ये तो बता दूं ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। जब आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं पता होगा, उनकी क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, पहले तो ऑडिटर आएगा फिर ऑडिट होगा। तो पहले मैं अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, इन सबको डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने बस बेसिक बातें बताई कि ऑडिट की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑडिट की डेफिनेशन क्या है, ऑडिट का मीनिंग कहां दे रखा है। यहां पे डेफिनेशन सेक्शन 2 में नहीं है, एसए 200 के अंदर ऑडिट का मीनिंग दे रखा है, डेफिनेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। क्लियर बच्चे? तो कुछ छोटी छोटी बातें आपको हमेशा याद रखनी है। बेसिक कंसेप्ट था जो आपके आगे की क्लास के लिए, आपको आज की क्लास अच्छा खासा मदद भी करेगी। और बेटा आपको पता भी तो होना चाहिए ऑडिट कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है ऑडिट, शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट है, बैंक क्यों, ऑडिट का बैंक के एंगल से क्या फायदा है। तो ये सब हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। ठीक है बच्चे, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।